हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल लीगल बेरी। आज हम आईपीसी के दो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करेंगे जिनका नाम है कल्पेबल होमिसाइड एंड मर्डर। कल्पेबल होमिसाइड एंड मर्डर के प्रोविजंस वी कैन इजीली फाइंड इन सेक्शन 299 एंड 300 ऑफ द इंडियन पीनल कोड। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलना। लेट्स हॉप इनटू द वीडियो। ओके, तो समझने से पहले हमें कुछ पॉइंट्स रिमेंबर करने हैं, ठीक है। होमिसाइड बना किन वर्ड से है? ये दो लैटिन वर्ड से डिराइव्ड है। होमी जिसका मतलब होता है मैन यानी कि आदमी, और साइडो जिसका मतलब होता है कट यानी कि मारना। तो होमिसाइड का मतलब निकला किलिंग ऑफ अ मैन यानी एक आदमी को मारना। अब समझने के लिए कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर हम जानेंगे जीनस और स्पीशीज़ क्या होता है। तो टाइगर्स एक जीनस है और बंगाल टाइगर्स उसके अंडर आता है यानी स्पीशीज़ है। टाइगर्स बड़ा वर्ड है और उसके अंडर जो फॉल कर रहा है वो है बंगाल टाइगर्स यानी कि उसकी स्पीशीज़। ओके, तो सारे जो हमारे टाइगर्स होंगे वो बंगाल टाइगर्स नहीं होंगे, पर ये जितने भी बंगाल टाइगर्स हैं वो सब टाइगर्स होंगे, क्योंकि टाइगर्स जो है वो जीनस है और बंगाल टाइगर्स उनकी एक स्पीशीज़ है। तो बंगाल टाइगर्स क्या हुआ? अ फॉर्म ऑफ टाइगर। वैसे ही मर्डर जो है हमारा, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ कल्पेबल होमिसाइड। ये जो कल्पेबल होमिसाइड का बड़ा सर्कल है इट इज़ द जीनस, और उसके अंदर ये जो मर्डर फॉल करता है वो एक स्पीशीज़ है। सो ऑल मर्डर्स विल बी कल्पेबल होमिसाइड्स बट ऑल कल्पेबल होमिसाइड्स विल नॉट बी मर्डर। आई होप दिस इज़ क्लियर, क्योंकि इसे समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट क्लियरेंस के लिए, ठीक है। फिर से रिपीट करूँगी कि कल्पेबल होमिसाइड जो है वो जीनस है और उसके अंदर जो मर्डर फॉल करा वो एक स्पीशीज़ हुई। ओके, सो मर्डर बेसिकली क्या है? एक एग्रीवेटेड फॉर्म है कल्पेबल होमिसाइड का। कल्पेबल होमिसाइड का हम जब सेक्शन पढ़ेंगे तो देखेंगे उसमें कुछ एसेंशियल्स हैं। उस एसेंशियल्स में जब और एसेंशियल्स ऐड हो जाते हैं तो वो कल्पेबल होमिसाइड का एक पॉइंट बन जाता है मर्डर। तो क्वेश्चन ये उठता है, कल्पेबल होमिसाइड अमाउंट्स टू मर्डर हो रहा है या कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर हुआ है? कल्पेबल होमिसाइड वर्सेस मर्डर गलत सेंटेंस हुआ। हमारा जो मेन क्वेश्चन है वो कल्पेबल होमिसाइड अमाउंट टू मर्डर हो रहा है या नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर हो रहा है। आई होप दैट इज़ क्लियर। तो अब हम बढ़ेंगे आगे कल्पेबल होमिसाइड सेक्शन के थ्रू। सेक्शन है कल्पेबल होमिसाइड का 299। तो हुएवर कॉजेज डेथ बाय डूइंग एन एक्ट, मतलब डेथ तो कॉज हो रही है। अब तीन असेंशियल से डेथ कॉज हो रही है। पहला असेंशियल है इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ, या तो जिसने अक्यूज्ड है उसके पास इंटेंशन था ऑफ कॉजिंग डेथ, ठीक है, और विद द इंटेंशन ऐसी बॉडीली इंजरी का, इंटेंशन ऑफ कॉजिंग सच बॉडीली इंजरी एज इज लाइकली टू कॉज डेथ। तो 2 पॉइंट्स हो गए इंटेंशन के, और तीसरा असेंशियल या फिर नॉलेज हुआ, जो कि नॉलेज दैट ही इज़ लाइकली बाय सच एक्ट टू कॉज डेथ। तो क्या हो गए हमारे तीन एसेंशियल्स? समझते हैं। इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ, इंटेंशन ऑफ कॉजिंग सच बॉडीली इंजरी एज इज लाइकली टू कॉज डेथ, या फिर नॉलेज एज इट इज़ लाइकली टू कॉज डेथ, ठीक है। फिर से एक्सप्लेन करती हूँ। सेक्शन 299 में दिया है, देखो भैया, देयर मस्ट बी डेथ ऑफ अ पर्सन, कोई इंसान की डेथ हुई होनी चाहिए। डेथ शुड हैव बीन कॉज्ड बाय द एक्ट ऑफ अनदर पर्सन, खुद को मारा हुआ नहीं, डेथ शुड हैव बीन कॉज्ड बाय किसी और ने करी, अनदर पर्सन। एंड दिस एक्ट ऑफ डेथ शुड हैव बीन डन विद ईदर ऑफ दीज थ्री। पहला क्या है? इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ, इंटेंशन ऑफ कॉजिंग बॉडीली इंजरी एज टू कॉज डेथ, या फिर नॉलेज। तो तीन हमारे हो गए ये असेंशियल्स। अब इसमें कुछ इलस्ट्रेशंस भी दिए हुए हैं, काफ़ी बेसिक है, एक बारी गो थ्रू कर लोगे, रीड कर लोगे, इट्स सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, ठीक है। मूव फॉरवर्ड करेंगे तो इस सेक्शन के साथ हमारे को 3 एक्सप्लेनेशंस दी हुई हैं, ठीक है। एक्सप्लेनेशन 1 कहती है, अ पर्सन who causes bodily injury to another who is laboring under a disorder, disease or bodily infirmity and therefore accelerates the death of that other person shall be deemed to have caused his death। यानी कि एक बंदा जो है जिसको कोई बॉडीली इंजरी है पहले से, सपोज उसकी लंग्स में कुछ प्रॉब्लम है या उसको कुछ भी जहाँ तहाँ की दिक्कत है, और उस वजह से उसकी डेथ जब अक्यूज ने करी, जो भी एक्ट ऑफ किलिंग करा उससे एक्सेलरेट हो गया, तो इससे उसे छूट नहीं मिल जाती है, ही इज़ स्टिल लाइबल टू हैव कॉज्ड हिज डेथ। सपोज ये एक बंदा है जो, इसको कोई बॉडीली इन्फर्मिटी है,
यहाँ पे इस एरिया में कुछ भी, और यहीं पे इसको 2 ब्लोज दे दिया अक्यूज ने, ठीक है, और इस वजह से उसकी डेथ जो है वो एक्सेलरेट हो गई, यानी और जल्दी हो गई, उस वजह से हो गई, तो अक्यूज विल नॉट बी रिलीव्ड, ठीक है, ही विल स्टिल बी डीम्ड टू हैव द कॉज द डेथ। उसके बाद हम अगर सेकेंड एक्सप्लेनेशन पे चलें इस सेक्शन की, तो वेयर डेथ इज कॉज बाय बॉडीली इंजरी द पर्सन हु कॉजेज सच बॉडीली इंजरी शैल बी डीम्ड टू हैव कॉज डेथ, although by resorting to proper remedies and skillful treatment the death might have been prevented। ठीक है, यानी ये बंदा है, इसको इसने चाकू से मार दिया, और अक्यूज्ड कह रहे हैं हमारे कि अगर इनको ये इंजेक्शन लगा दिया गया होता या ये कर दिया गया होता, प्रॉपर रेमेडीज़ दे दी गई होती या स्किलफुल ट्रीटमेंट, बेटर ट्रीटमेंट डॉक्टर ने करा होता, तो ये बच जाते। नो, ही इज़ स्टिल डीम्ड टू हैव कॉज द डेथ ऑफ दिस पर्सन ए। ठीक है, अब तीसरा एक्सप्लेनेशन, the causing of the death of a child in the mother's womb is not homicide, but it may amount to culpable homicide to cause the death of a living child if any part of the child has been brought forth, though the child may not have breathed or even completely born। यानी ये एक बच्चे हैं जो अभी अपने मदर की वोम में हैं, तो इनकी अगर किलिंग करी गई है तो ये होमिसाइड नहीं हुआ, बट अगर जो बेबी हैं वो वूम से थोड़ा भी बाहर आ गए हैं, उनका कोई भी बॉडी पार्ट बाहर आ गया और उन्होंने अभी तक सांस भी चाहे नहीं ली हो और उनको मार दिया गया हो, तो फिर ये अमाउंट करेगा कल्पेबल होमिसाइड का। तो पहला वाला एक्सप्लेनेशन क्या कहता है, जो डिजीज़ या बॉडीली इन्फर्मिटी से पहले से सफ़र कर रहा हो, एक्सेलरेट हो जाए। दूसरा वाला हमें बताता है कि प्रॉपर रेमेडीज़ पे रिजॉर्ट करा होता या स्किलफुल ट्रीटमेंट दिया होता तो भी वो डीम टू हैव कॉज डेथ होता। और तीसरा जो हमने ये बेबी और वूम वाला समझा। ठीक है, साथ में ही एक रिलेटेड सेक्शन है, सेक्शन 301, साथ में ही समझ लेते हैं। सेक्शन 301 कहता है अगर कोई भी इंसान, ठीक है, जिसने इंटेंशन था या नॉलेज था टू लाइकली टू कॉज डेथ या फिर ऐसा कुछ करने का ऑन अ पर्सन, बट उसकी जगह उसने अननोइंगली, जिस पे उसका इंटेंशन भी नहीं था, किसी और पर्सन को अटैक कर दिया या जो भी कर दिया, तो उस पर सेम वही सेक्शन अपने 299 वाले कल्पेबल होमिसाइड वाला सेक्शन लग जाएगा। ठीक है, इट विल बी डीम दैट ही हैज़ कॉज द डेथ, ही हैज़ डन कल्पेबल, कमिटेड कल्पेबल होमिसाइड। आई होप दिस इज़ क्लियर। तो अब हम समझते हैं ये जो कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर है, इसका क्या मतलब है। तो ये जो मर्डर है ये हमारा सेक्शन 300 ऑफ द इंडियन पीनल कोड में एक्सप्लेन्ड है। ठीक है, क्या कहता है देखते हैं। तो देखने से पहले मैं फिर से, अगर आप रिकॉल करो या पुरानी वाली स्लाइड्स पे वापस जाओ जहाँ मैंने कल्पेबल होमिसाइड, अमाउंटिंग टू मर्डर एंड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर में डिफरेंस एक्सप्लेन किया है, तो मैंने बोला है ना, जो मर्डर है वो है तो कल्पेबल होमिसाइड का फॉर्म ही, तो मर्डर में वो कल्पेबल होमिसाइड वाले एसेंशियल्स तो रहेंगे ही, बस कुछ एडिशंस और आ जाएंगे उसको एग्रीवेट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, जो वाइट टाइगर है वो रहेगा तो टाइगर ही ना, बस उसमें कलर वाइट आ गया तो कुछ एडिशनल जुड़ गया, तो उसका एक वो स्पीशीज़ बन गया। वैसे ही मर्डर भी स्पीशीज़ है, तो उसमें वो पुराने एसेंशियल्स तो रहेंगे ही, यानी सेक्शन 299 वाले एसेंशियल्स तो रहेंगे ही, बट कुछ और नया ऐड हो जाएगा जो मैंने ग्रीन में करा हुआ है। देखते हैं। सबसे पहले मर्डर में बोला, बट हाँ याद रखना, मर्डर में ये जो एडिशनल एसेंशियल्स ऐड हो रहे हैं, इसके अलावा कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। अगर एक्सेप्शंस में फॉल हो गया तो कल्पेबल होमिसाइड है, अगर ये जो एडिशनल चीज़ों में फॉल हुआ तो क्या है, मर्डर ही है। बट मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड को डिफरेंशिएट करने का कोई स्ट्रेट जैकेट या स्ट्रिक्ट फॉर्मूला नहीं है। हर केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपनी अलग अलग तरीके से रिसर्च लगा के, जैसे भी करके अलग अलग तरीके से जजमेंट दिया, तो कोई स्ट्रेट जैकेट फॉर्मूला नहीं है। हम बस कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं और कुछ केस लॉज देख सकते हैं जो आगे डिफाइंड है। ठीक है, तो मर्डर का सेक्शन पढ़ते हैं। सो एक्सेप्ट इन द केसेस हेयर एंड आफ्टर एक्सेप्टेड, यानी एक्सेप्शंस के अलावा जो भी कल्पेबल होमिसाइड है वो मर्डर है। अगर वो इन ये जो ग्रीन में दिए हुए हैं एसेंशियल्स में फॉल कर रहा है तो वो मर्डर हो जाएगा। ठीक है, तो क्या है ये एक्स्ट्रा एसेंशियल्स। ठीक है, एक्सेप्ट इन द केसेस हेयर एंड आफ्टर एक्सेप्टेड कल्पेबल होमिसाइड इज मर्डर, यानी अमाउंट टू मर्डर करेगा इफ एक्ट बाय विच डेथ इज कॉज्ड इज डन विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ। तो हमने सेक्शन 299 में भी पढ़ा था इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ, यहाँ पे भी वो आ गया पहला एसेंशियल। ठीक है, सेकंड, इट इज डन विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग सच बॉडीली इंजरी। अब हमने यहाँ पे भी पढ़ा था इज इंटेंशन ऑफ कॉजिंग सच बॉडीली इंजरी एज इज लाइकली टू कॉज डेथ, बट मर्डर में ये जो इंटेंशन ऑफ कॉजिंग बॉडीली इंजरी है, इसके साथ कुछ स्पेसिफिक, कुछ पर्टिकुलर ऐड होता है। क्या ऐड होता है सेकंड लिस्ट में, इज लाइकली टू कॉज द डेथ ऑफ द पर्सन टू हुम हार्म इज कॉज्ड, यानी कुछ स्पेसिफिक, किसी पर्सन से रिलेटेड कुछ स्पेसिफिकिटीज ऐड हो जाती हैं।
ठीक है। वैसे ही इंटेंशन ऑफ कॉजिंग बॉडीली इंजरी टू एनी पर्सन एंड द बॉडीली इंजरी इंटेंडेड टू बी इन्फ्लिक्टेड इज सफिशिएंट इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर टू कॉज डेथ। अगर जो भैया ने बॉडीली इंजरी करी है हमारे अक्यूज ने, वो ऐसी है जो सफिशिएंट है इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर की पक्का डेथ हो ही जाएगी, ठीक है, तो वो मर्डर हो जाएगा, कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर। और इसमें क्या है इंटेंशन कि कुछ स्पेसिफिक पर्सन के साथ कुछ स्पेसिफिसिटी जुड़ी हुई है हार्म की, ठीक है, ठीक है। और फोर्थ है हमारा, इफ द पर्सन कमिटिंग द एक्ट नोज दैट इट इज सो इमिनेंटली डेंजर, जो बंदा एक्ट कर रहा है कि उसको पता है कि वो इतना इमिनेंटली डेंजरस है कि पक्का इन ऑल प्रोबेबिलिटी डेथ विल बी कॉज्ड और सच बॉडीली इंजरी एज टू लाइकली टू कॉज डेथ हैपन्स, ठीक है, और उसने ये एक्ट कमिट कर दिया विदाउट एनी एक्सक्यूज फॉर इनकरिंग द रिस्क। ये पॉइंट मैं फिर आगे अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी डिटेल में, ठीक है। तो बेसिकली 4 पॉइंट्स हैं। पहला, इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ। इलस्ट्रेशन से समझते हैं। A shoots Z with the intention of killing him. Z dies in consequence. A भैया ने Z को शूट कर दिया, ठीक है, Z मर गए, तो इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ था, ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा मर्डर। उसके बाद अगर हम सेकंड वाले पे जाएं, सेकंड इलस्ट्रेशन पे, ए नोइंग, ए को पता है कि जेड जो है वो एक डिजीज से सफ़र कर रहा है कि और अगर एक भी ए ने ब्लो दिया तो वो मर जाएगा, ठीक है, तो कुछ स्पेसिफिसिटी आ गई ना। ए को पता है ना कि जेड जो है वो किसी इन्फर्मिटी से जा रहा है, ए ने उसे फिर भी मारा, तो ए ने जो क्राइम करा वो किसको अमाउंट करेगा, मर्डर को अमाउंट करेगा। बट अगर यही ए जो है, इस जेड सफ़र कर रहा है अभी भी उस इन्फॉर्मिटी से, बट ए अवेयर नहीं है, उसको स्पेसिफिकली इस बारे में नहीं पता है और उसने एक ब्लो दिया और जेड भैया हमारे मर गए, ठीक है, तो अब वो कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर होगा। अमाउंटिंग टू मर्डर कब हुआ था, जब उन्हें पता था, यानी कुछ स्पेसिफिसिटी थी, ठीक है। और सफिशिएंट इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर वाला इंटेंशन कब आता है, ए ने जेड को इंटेंशनली एक स्वॉर्ड कट या क्लब वुंड दे दिया। तो ये जो स्वॉर्ड कट या क्लब वुंड होता है ये सफिशिएंट होता है ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर में डेथ देने के। तो जो हमारे ए भैया होंगे ही विल बी गिल्टी ऑफ मर्डर। उसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो फोर्थ, नोज, इफ द पर्सन कमिटिंग एक्ट नोज इट्स सो इमिनेंटली डेंजर, ठीक है। अब ए है, उसके पास कोई एक्सक्यूज़ नहीं है कि उसने रिस्क क्यों उठाया और वो भैया एक लोडेड कैनन लेके फुल पब्लिक में घुस गए। उसको नहीं पता ना कौन मरेगा, क्यों मरेगा, किस एक जने को मारने का इंटेंशन नहीं है, पर घुस गए, किसी को मार डालेंगे, कोई तो मरेगा ही ना, कैनन लोड करके लेके जाएगा और शूट कर देगा पब्लिक प्लेस में, ठीक है। तो उसने क्या किया, इमिनेंटली डेंजरस एक्ट किया, चाहे उसके पास इंटेंशन ना हो किसी एक सिंगल जने को मारने का, ठीक है, फिर भी ही विल बी लायबल ऑफ कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर। आई होप दैट्स क्लियर फ्रेंड्स। आगे बढ़ के एसेंशियल समझते हैं। ओके, सो अब जो हमने अभी एसेंशियल्स पढ़े थे जो कल्पेबल होमिसाइड में मर्डर कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, यानी कल्पेबल होमिसाइड में जुड़ के उसे मर्डर बना देते हैं, अब हम उनको थोड़े से केस लॉ से अंडरस्टैंड करेंगे। तो पहला तो बेसिक वाला था इंटेंशनली कॉजिंग डेथ, दूसरा था इंटेंशनल कॉजिंग ऑफ बॉडीली इंजरी विद नॉलेज दैट इट विल कॉज डेथ। ये जो क्लॉज 2 है, मैंने अगर आप ध्यान करें तो अभी क्या बताया है कि कुछ स्पेसिफिसिटी होनी चाहिए, कुछ स्पेसिफिक होना चाहिए, स्पेशल नॉलेज होनी चाहिए जिससे वो मर्डर के अंदर फॉल करे। तो केस पढ़ते हैं विलियम या फिर विली स्लैनी वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। तो क्या था केस में, जो हमारे अक्यूज्ड है भैया वो डिजीज्ड की सिस्टर के साथ इन लव थे, उनका अफेयर चल रहा था। तो जो हमारे डिसीज थे उनको ये बात बिल्कुल नहीं पसंद आई, उन्होंने ये कहा अक्यूज से कि आप मेरे घर से बाहर निकल जाओ। अक्यूज चले गए, पर अक्यूज भी बड़े गुस्से में थे, वो अपने ब्रदर को लेके अपनी लवर को लेने आए, यानी डिसीज्ड की सिस्टर को। डिसीज्ड की सिस्टर को उन्होंने घर से बाहर बुलाया, डिसीज्ड की सिस्टर तो आई नहीं, डिसीज्ड खुद आ गए। डिसीज्ड और अक्यूज्ड में एक हीटेड एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स हुआ, मतलब इसने ये बोला उसने वो बोला, लड़ाई झगड़ा, ठीक है। अक्यूज्ड को हमारे भैया आ गया गुस्सा, भाई के हाथ से अपने लिए उसने हॉकी स्टिक और मार दी डिसीज्ड के सर पे। डिसीज्ड भैया का हो गया स्कल फ्रैक्चर और हो गई उनकी डेथ। अब ट्विस्ट क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया कि ये जो कल्पेबल होमिसाइड है इट विल नॉट अमाउंट टू मर्डर, बट ये सिर्फ कल्पेबल होमिसाइड है, नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, ठीक है, ये मर्डर नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें कोई भी स्पेशल नॉलेज नहीं थी जो इसको ब्रिंग करे मर्डर की क्लॉजेस के अंडर। ये कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर ही रहेगा, उसको ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर में नहीं पता चल रहा था कि ये जो है उसकी डेथ कॉज कर देगा, ठीक है। तो ये हुआ हमारा कल्पेबल होमिसाइड। एक क्वेश्चन जो कुछ लोगों के दिमाग में हो सकता है उठ रहा हो कि
क्यों हम ये डिस्टिंक्शन कर रहे हैं कि कल्पेबल होमिसाइड में फॉल करता है या मर्डर में करता है? तो इसका सीधा सा जवाब है डिग्री ऑफ पनिशमेंट। मर्डर में डिग्री ऑफ पनिशमेंट है हायर और इसमें कंपैरेटिवली कम हो जाते हैं साल, जैसे उसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट या डेथ पेनल्टी होती है, तो इसमें थोड़ा सा कम होता है, वो हम आगे पनिशमेंट में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तीसरे क्लॉज पे, जो है इंटेंशनल कॉजिंग ऑफ इंजरी सफिशिएंट टू कॉज डेथ, यानी क्लॉज 3 ऑफ सेक्शन 300। इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है विरसा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने दी थी 4 गाइडलाइंस। ठीक है, 4 गाइडलाइंस जो दी थी वो इसमें आप लिख सकते हो केस में, और थोड़े से फैक्ट्स पढ़ के देख लेना। ठीक है, 4 गाइडलाइंस। पहली कि जो प्रोसिक्यूशन है, प्रोसिक्यूशन कौन हुआ? जो अक्यूज की साइड से प्रेजेंट करता है केस। ओके, उसको क्या इस्टेब्लिश करना है? सबसे पहले 4 चीज़ें। फर्स्ट, एक इंजरी हुई थी, प्रूफ दैट देयर वाज एन इंजरी। सेकंड, जो इंजरी हुई थी उसका नेचर मस्ट बी प्रूव्ड, नेचर प्रूव कर दिया। तीसरी चीज़ जो प्रोसिक्यूशन को प्रूव करनी है कि ये जो इंजरी करी है अक्यूज ने, कहीं वो एक्सीडेंटल या अनइंटेंशनल तो नहीं थी। ये तीनों चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर ये तीनों चीज़ें प्रूव हो गई तो फोर्थ पॉइंट प्रूव करना है कि जो इंजरी थी इट वाज सफिशिएंट इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर टू कॉज डेथ। ठीक है, 4 चीज़ें जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं कि बॉडीली इंजरी हुई थी, उसका नेचर क्या था। सेकंड, थर्ड, वो जो इंजरी थी वो एक्सीडेंटल या अनइंटेंशनल तो नहीं थी, ऐसा तो नहीं उसका इंटेंशन ही नहीं था, उसको फ्रेम करा जा रहा हो, फंसाया जा रहा हो। चौथा, कि क्या वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर में सफिशिएंट थी टू कॉज दिस डेथ, तो इट विल फॉल अंडर मर्डर। अगर ये चारों चीज़ें प्रूव हो जाती हैं देन व्हाट विल इट फॉल अंडर? कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर। आई होप दैट्स क्लियर एंड लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट केस एंड द एसेंशियल। नॉलेज दैट एक्ट इज सो इमिनेंटली डेंजरस सो एज टू कॉज डेथ। ठीक है, तो इसके क्या एसेंशियल्स हुए? पहला कि एक्ट इमिनेंटली मतलब बहुत ज़्यादा तादाद से डेंजरस होना चाहिए। जो पर्सन इसको कमिट कर रहा है उसको नॉलेज है कि ये इतनी ज़्यादा तरीके से डेंजरस एक्ट है। ठीक है, और ये जो एक्ट है ये इन ऑल प्रोबेबिलिटी या तो डेथ या फिर ऐसी बॉडीली इंजरी एज इज लाइकली टू कॉज डेथ कॉज करता है। चौथा, ये जो भी रिस्क इसने अंडरटेक किया है अक्यूज ने किसी को मारने का या जो भी, उसका कोई रीजनेबल जस्टिफिकेशन या ऐसा कोई क्लैरिफिकेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर आप फिर से रिकॉल करो तो मैंने बताया था कि वो कैनन वाला एग्जाम्पल, कि ज़रूरी नहीं है कि किसी पर्टिकुलर इंसान की तरफ आप एम करके मारो, ये किसी में भी आप कर सकते हो, बट इतना एमिनेंट डेंजर होना चाहिए कि कोई ना कोई तो मरेगा ही मरेगा। बट इन द केस ऑफ स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश वर्सेस राम प्रसाद, सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ा सा डिफरेंट व्यू लिया। तो पहले फैक्ट समझो केस के, फिर बात समझना। फैक्ट्स ये थे कि ये जो राम प्रसाद थे और इनकी वाइफ थी, इनमें हो रही थी घमासान लड़ाई। तो ये विलेजर्स जो आए उन्होंने मीडिएट करने का सोचा, बट मीडिएशन में कुछ असर या जवाब नहीं निकला, तो उन्होंने टाइम दिया इनको। बट ये जो राम प्रसाद थे इन्होंने उतने में अपनी बीवी पे केरोसिन जला के उनको बर्न कर दिया। ठीक है, तो अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट वैसे ये जो चौथा वाला हमारा है एसेंशियल, यानी नॉलेज दैट एक्ट इज सो इमिनेंटली डेंजरस वाला, उन्हीं केसेस में ज़्यादातर अप्लाई करती है जिसमें ऐसे बंदा पक्का नहीं होता, दैट हु विल बी किल्ड, इंटेंशन ऑफ किलिंग अ पर्टिकुलर पर्सन नहीं होता। बट इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या करा? इसमें सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड करा कि अगर ये पहले 3 क्लॉजेज में जाते हैं, यानी पहले 3 क्लॉजेज बताओ कौन से हुए? इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ, इंटेंशन ऑफ कॉजिंग बॉडीली इंजरी टू अ पर्टिकुलर पर्सन वाला, या फिर इंटेंशन ऑफ कॉजिंग बॉडीली इंजरी सफिशिएंट इन दी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर, तो स्पेक्यूलेशन होगा। ठीक है, स्पेक्यूलेशन माने इधर उधर से प्रूफ हो सकता है कि ये इंटेंशन नहीं था, इंटेंशन नहीं था, इंटेंशन नहीं था। तो इन्होंने पूरा फोकस एक वर्ड पे डाल दिया, जो वर्ड है नॉलेज। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि राम प्रसाद जी का चाहे जो भी इंटेंशन हो, उन्हें ये नॉलेज तो थी ना कि अगर केरोसिन से बर्न करेंगे सो द एक्ट इज सो इमिनेंटली डेंजरस कि ऐसी डेथ हो जाएगी या फिर ऐसी बॉडीली इंजरी एज लाइकली टू कॉज डेथ होगी, एंड राम प्रसाद वॉज हेल्ड लायबल फॉर कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर। आई होप इट्स क्लियर। और अब हम आगे पढ़ेंगे एक्सेप्शंस। एक्सेप्शंस है क्या चीज़? ठीक है, फिर से रिपीट कर रही हूँ, कल्पेबल होमिसाइड में एक्स्ट्रा एसेंशियल्स ऐड हुए, वो एक्स्ट्रा एसेंशियल से क्या बन गया? मर्डर। बट उस मर्डर की कुछ एक्सेप्शंस हैं। अगर जो मर्डर हुआ है बट वो इन एक्सेप्शंस में फॉल कर रहा है तो वो मर्डर नहीं कहा जाएगा, वो कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर होगा। ठीक है, बट इसमें आपको कल्पेबल होमिसाइड की पनिशमेंट मिलेगी, मर्डर की नहीं मिलेगी। जैसे जनरल एक्सेप्शंस में आप पूरी तरीके से अपनी पनिशमेंट से रिलीव हो जाते हो, ये वैसा नहीं है।
ये एक्सेप्शंस टू मर्डर है, यानी यहाँ पे मर्डर को नहीं अमाउंट होगा बल्कि कल्पेबल होमोसाइड बन जाएगा, कल्पेबल होमोसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। ये एक्सेप्शन सेक्शन 300 में ही अटैच्ड है। ठीक है, पहला एक्सेप्शन क्या है? When culpable homicide is not murder, कब नहीं है culpable homicide, कब नहीं अमाउंट कर रहा है मर्डर को? Culpable homicide is not murder if the offender whilst deprived of the power of self control by grave and sudden provocation। ठीक है, जो हमारा ऑफेंडर है उसको सेल्फ कंट्रोल चला गया और ग्रेव और सडन, मतलब छोटी मोटी प्रोवोकेशन नहीं, ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन हुई और उसने डेथ कॉज कर दी किसी और पर्सन की, तो वो एक्सेप्ट हो जाएगा इस केस में। मर्डर नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा? कल्पेबल होमोसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। उसको थोड़ी कम रिगरस वाली सज़ा मिलेगी, डिग्री ऑफ पनिशमेंट जो रेफर कर चुके हैं हम पहले। बहुत ही एक्सेप्शंस है इसमें, इस एक्सेप्शन के भी कुछ एक्सेप्शंस हैं कि कहाँ कहाँ आपको ये एक्सेप्शन यानी कि ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन वाला यूज़ करने को मिल सकता है। तो पहला, प्रोविजन इज सॉट और वॉलंटरी प्रोवोक बाय द ऑफेंडर। ये नहीं बोल सकते कि वो खुद ही प्रोवोक हो गया, मैं खुद ही प्रोवोक हो गया खुद से, समबडी एल्स। ठीक है, समबडी एल्स इज प्रोवोकिंग, जो आप खुद से अपने आप से नहीं प्रोवोक हो जाओगे। सेकेंडली, दैट प्रोवोकेशन इज नॉट गिवन बाय एनीथिंग डन इन ओबीडियंस बाय लॉ और बाय अ पब्लिक सर्वेंट इन द लॉफुल एक्सरसाइज ऑफ पावर्स। ठीक है, एक पब्लिक सर्वेंट है, पुलिस ऑफिसर है, ठीक है, उसके पास आपका अरेस्ट वारंट है, ठीक है, आपको अरेस्ट करके ले गया। आप ये नहीं कह सकते मैं प्रोवोक हो गया, वो मुझे क्यों अरेस्ट कर रहा था। तो आपको ये मर्डर, ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन का एक्सेप्शन नहीं मिलेगा, मर्डर में ही चार्ज होगे, बचोगे नहीं कल्पेबल होमोसाइड वाली पनिशमेंट में आके। ठीक है, या फिर कोई बंदा है वो ओबीडियंस ऑफ लॉ में कुछ बोल रहा है, कोई विटनेस है कोर्ट में आके बोल रहा है, आपको लगा वो झूठ झूठ बोल रहा है, आप प्रोवोक हो गया, आपने उसे मार दिया। ठीक है, नहीं मिलेगा एक्सेप्शन, वो बाय लॉ अबाइड कर रहा था, आपके लगने ना लगने से कुछ नहीं होगा। थर्ड, प्रोवोकेशन इज़ नॉट गिवन बाय एनीथिंग डन इन द लॉफुल एक्सरसाइज ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। अब आप किसी का गला पकड़ के उसको मारने की कोशिश कर रहे हो, आपने किसी की बहुत ज़ोर से नाक खींच दी और वो प्राइवेट डिफेंस में अपने आप को बचा रहा है, तो आप कहो मैं तो उसके प्राइवेट डिफेंस से प्रोवोक हो गया था जी, तो नो, दैट इज़ नॉट अ पॉसिबिलिटी, इट्स वेरी इराशनल। सो इन 3 केसेस में आपको ये जो हमारा ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन वाला एक्सेप्शन है ना, जिससे आप मर्डर के चार्ज से बच के कल्पेबल होमोसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर में जाओगे, नहीं मिलेगा। मैंने एग्जाम्पल्स में थोड़े बहुत इलस्ट्रेशंस अभी एक्सप्लेन कर दिए थे, बाकी यू कैन गिव इट अ रीड, इट्स क्वाइट सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। मूविंग ऑन, ऑप्शन इज, फिर से कब कल्पेबल होमोसाइड मर्डर को नहीं अमाउंट करेगा? कल्पेबल होमोसाइड इज नॉट मर्डर इफ द ऑफेंडर इन द एक्सरसाइज एंड गुड फेथ ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ पर्सन और प्रॉपर्टी एक्सीड्स द पावर गिवन टू हिम बाय लॉ एंड कॉजेज डेथ ऑफ द पर्सन अगेंस्ट whom he is exercising such right of private defense and without intention of doing more harm than it is necessary for the purpose of such defense। ये लाइन्स भी इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैं समझा देती हूँ। तो कल्पेबल होमोसाइड मर्डर कब नहीं होगा? सेकेंड एक्सेप्शन जो हमारा कहता है कि अगर एक जना जो है अपना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज कर रहा है और जितना उसे अलाउड है प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज करना वो उससे थोड़ा आगे बढ़ गया, और लेकिन इन गुड फेथ विद द इंटेंशन ऑफ डूइंग with no intention of doing more harm than it is necessary for the purpose of such defense। वो गुड फेथ में बिलीव कर रहा है कि ये मेरे डिफेंस में और ये मैं नहीं करूँगा तो मुझे हार्म हो जाएगा, उसका इंटेंशन नहीं है किलिंग का, बट वो अपना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस जो है एक्सीड कर गया है, तो क्या होगा? वो कल्पेबल होमोसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक केस था जिसका नाम है नाथन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास। तो इसमें हस्बैंड और वाइफ एक एरिया में रहते थे और वहाँ क्रॉप्स कल्टिवेट करते थे। ठीक है, पर इन्होंने लीज अमाउंट बड़े टाइम से पे नहीं करा, तो जो लैंडलॉर्ड थी वो आ गए वहाँ पे। अब लैंडलॉर्ड ने इनको वहाँ से निकालने को करा और इनकी क्रॉप्स की जगह खुद का क्रॉप्स हार्वेस्ट करने लगे और इनके क्रॉप्स वगैरह ले लिए जो भी। ठीक है, तो ये जो वहाँ पे रह रहे थे जिन्होंने लीज का अमाउंट नहीं पे किया था, उन्होंने इनको किल कर दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया कि उनके पास ना कोई वेपन्स थे जो आपके डिसीज्ड आए थे, ना कुछ ऐसा था जिससे वो हर्ट कर सकते थे, तो यू हैव एक्सीडेड द राइट ऑफ योर प्राइवेट डिफेंस। ठीक है, तो इट विल बी एन एक्सेप्शन और आप कल्पेबल होमोसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर के अंडर आओगे। इलस्ट्रेशन रीड कर लेना, सिंपल सा है। नेक्स्ट सेक्शन है, culpable homicide is not murder if the offender, being a public servant or aiding a public servant acting for the advancement of public justice, exceeds the power given to him by law and causes death by doing an act which he in good faith believes to be lawful and necessary for the due discharge of his duty as such public servant and without ill will towards the person whose death is caused।
यानी इसमें क्या है कि कोई भी जो पब्लिक सर्वेंट है, जो पब्लिक अपनी ड्यूटी जिसकी दूसरे की तरफ कोई इल विल नहीं है, बट उसे लग रहा है कि जस्टिस के लिए अपनी ड्यूटी डिस्चार्ज करने के लिए करना ज़रूरी है, कुछ ऐसी किलिंग कर दी, तो वो इस एक्सेप्शन में आएगा, बट इल विल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जो ऑफेंस है वो पब्लिक सर्वेंट ने किया होना चाहिए या फिर अ पर्सन एडिंग अ पब्लिक सर्वेंट। सेकेंड, जो एक्ट हुआ है वो ऑफिशियल ड्यूटी में डिस्चार्ज होना चाहिए, नहीं कि ऑफ ड्यूटी टाइम आपने किसी को मार दिया, इन डिस्चार्ज ऑफ हिज ऑफिशियल ड्यूटीज़ होना चाहिए। थर्ड, ही शुड हैव एक्सीडेड द पावर्स गिवन टू हिम बाय लॉ। जो पावर दी है अगर उसमें मारा है तो कोई गलती थोड़ी हुई, जो ऑफिशियल ड्यूटी के टाइम पे पावर्स दी हैं उसे एक्सीड कर दिया तो गलती है। ठीक है। फोर्थ, द एक्ट शुड बी डन इन गुड फेथ, इल विल नहीं होनी चाहिए। Fifth, the public servant should have believed that his act was lawful and necessary. Discharge of duties के लिए जो act था वो necessary था और उसकी duty थी करना. He should not have any ill will. समझ आ गया होगा, simple है, clear है. Fourth, culpable homicide is not murder if it is committed without premeditation in a sudden fight in the heat of passion upon a sudden quarrel and without the offenders having taken undue advantage or acted in a cruel or unusual manner. यानी कि दो लोगों में एक सडन फाइट हो गई विदाउट प्री मेडिटेशन, मतलब किसी ने कुछ सोचा नहीं, बस ऐसे हाथापाई हो जाती है ना, पहले से कुछ सोचा नहीं, हीटेड एक्सचेंज, कोई पैशन कूल डाउन होने का टाइम नहीं, प्रोवोकेशन, एग्रीवेशन सब हो गया एंड ये हुआ। इसमें फ़र्क नहीं पड़ता, एक्सप्लेनेशन में लिखा है कि किस पार्टी ने पहले प्रोवोक किया। लास्ट एक्सेप्शन है, कल्पेबल होमिसाइड इज नॉट मर्डर व्हेन द पर्सन हुज डेथ इज कॉज्ड इज बीइंग अबव द एज ऑफ 18 years सफर्स डेथ और टेक्स द रिस्क ऑफ डेथ विद हिज ओन कंसेंट। यानी जब एक बंदा है जो 18 साल से ऊपर का है, ठीक है, उसने अग्री करा कि हाँ ये रिस्क मैं ले रहा हूँ, मुझे पता है इससे मेरी लाइफ जा सकती है बट फिर भी मैं ये रिस्क ले रहा हूँ, तो जिस बंदे ने उसके ऊपर ये रिस्क इनकर करा है वो क्या हो जाएगा, नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर के अंदर फॉल करेगा, यानी ये एक्सेप्शन मर्डर को रीच नहीं करवाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ ईजी सा। हमारे घूमते रहते हैं ना वो स्नेक चार्मर्स टाइप के लोग, तो सपोज एक बंदा है वो कहता है कि हाँ ये स्नेक चार्मर वाला जो बंदा है वो कहता है ये आपको यहाँ पे बाइट करेगा बट इसके फैंग्स निकले हुए हैं, ठीक है, तो वो कहता है और आपकी सारी बुरी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, ऐसे ऐसे नहीं बोलते और बेवकूफ़ बनाते हैं जो भी, तो वो स्नेक चार्मर उसे काट लेता है बट उसमें पॉइजन भी होता है और फैंग्स भी होता है और ए जो होता है हमारा मर जाता है। अब ए जो है वो 18 years के अबव का है, उसने खुद कंसेंट किया है इस रिस्की चीज़ को जिससे उसकी डेथ हो सकती है, तो ये जो स्नेक चार्मर है वो किस में लायबल होगा, कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। ओके, सो दिस विल फॉल अंडर द एक्सेप्शन। ये हो गए हमारे एक्सेप्शंस। ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन, उसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट केस लॉ है KM नानावती वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। काफ़ी लोगों ने इसके बारे में सुना होगा, इस पर एक मूवी भी बनी हुई है रुस्तम। तो हम इसके फैक्ट्स डिस्कस करते हैं। इसमें बेसिकली जो हमारे अक्यूज थे, ही वॉज अ नेवल ऑफिसर और इनके वाइफ के साथ 3 बच्चे थे और ये अपेरेंटली उन्हें बड़ा लव करते थे और इनकी वाइफ के साथ किसी और जो हमारे डिसीज्ड है उनके साथ कुछ इंटीमेट अफेयर्स थे, ठीक है। तो इन भाई साहब ने क्या किया, व्हेन ही गॉट टू नो अबाउट दिस, he went to his ship and took a semi-automatic revolver and killed the accused. अब इसमें क्वेश्चन जो कोर्ट के सामने राइज हुआ कि ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन था कि नहीं था, ये मर्डर होएगा या ओनली कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर होएगा। तो थोड़े से फैक्ट्स और समझें। तो जब इनको ये सब पता चला था, इन्होंने अपने वाइफ और चिल्ड्रन को एक सिनेमा हॉल में ड्रॉप किया। उसके बाद ये अपनी शिप पे गए, ठीक है, शिप पे गए, इन्होंने वहाँ कुछ ऑफिशियल बिजनेस किया, अपनी रिवॉल्वर उठाई, ये डिसीज्ड के ऑफिस गए वहाँ पे चेक करने, फिर उनके घर गए। इस ड्यूरेशन में 3 घंटे बीत गए थे। उसके बाद इन्होंने जाके डिसीज्ड को जो है किल कर दिया और पुलिस के सामने सरेंडर हो गए और बोला कि प्रोवोकेशन में हुआ है। बट सुप्रीम कोर्ट हेल्ड अदरवाइज, उन्होंने बोला ये प्रोवोकेशन नहीं है, इसलिए ये मर्डर में अमाउंट करेगा, ये प्रोवोकेशन वाले एक्सेप्शन में नहीं फॉल कर रहा, दिस इज कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर। व्हाट वर द गाइडलाइंस लेड बाय सुप्रीम कोर्ट? Number 1, test of grave and sudden provocation is whether a reasonable man belonging to the same class as the accused placed in the same position would be so provoked to lose his self control। जी हाँ, मतलब कोई सेम क्लास का बंदा ऐसी सेम कंडीशंस में अगर उसे रखा हो तो क्या इस कंडीशन में वो अपना सेल्फ कंट्रोल लूज करके प्रोवोक हो जाएगा? नंबर 1। नंबर 2, वर्ड्स एंड जेस्चर्स में ऑल्सो अकाउंट टू ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन।
इंडिया में जो है वर्ड्स और जो हमारे जेस्चर्स होते हैं उनको भी सडन प्रोवोकेशन में मानते हैं, ठीक है। मेंटल बैकग्राउंड जो क्रिएट किया है विक्टिम ने हमारे जो अक्यूज्ड है उसके माइंड में, वो कंसिडर करा जाएगा चेक करते हुए ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन है कि नहीं। एंड फोर्थली एंड लास्टली, the act should be influenced to the traced to the influence of passion arising out of the provocation and not after the provocation has cooled down। मतलब प्रोवोक होकर आप ठंडे हो गए उसके बाद कह रहे हो कि ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन का एक्सेप्शन दे दो, दैट इज़ नॉट जस्टिफाइड। एकदम हीट ऑफ पैशन में अराइजिंग आउट ऑफ जो प्रोवोकेशन है उसी में एक्ट कमिट होना चाहिए, ठीक है। तो पनिशमेंट फॉर मर्डर है सेक्शन 302 ऑफ द आईपीसी में। इसमें बोला गया है जिसने भी मर्डर कमिट किया है शैल बी पनिश्ड विद ईदर डेथ या फिर इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, और दोनों केसेस में ही शैल बी लायबल टू फाइन। या तो डेथ पेनल्टी होगी या इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ होगा, एंड दोनों केसेस में ही शैल बी लायबल फॉर फाइन। सेक्शन 304 में दिया हुआ है पनिशमेंट फॉर कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। इसके कहीं आईपीसी की बैर एक्ट में नहीं मेंशन्ड है, पर वैसे दो सेक्शंस दिए हुए, दो पार्ट्स कहते हैं, 304 पार्ट ए एंड 304 पार्ट बी। तो पार्ट ए में वो कहते हैं कि जिसने भी कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर किया है शैल बी पनिश्ड विद ईदर इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ या फिर इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन, जो भी कोर्ट प्रिस्क्राइब करे, फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 10 years, ठीक है। एंड शैल ऑल्सो बी लायबल टू फाइन। बट ये तब है जब बंदे का इंटेंशन हो, इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ या फिर इंटेंशन ऑफ कॉजिंग सच बॉडीली इंजरी। तो फिर क्या हुआ, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ या फिर अप टू 10 years विद फाइन, जो भी डिस्क्रिप्शन के साथ। पार्ट बी क्या कहता है, जब उसके पास नॉलेज होती है बट कोई इंटेंशन नहीं होता, तो थोड़ी सी डिग्री ऑफ क्राइम जो है हमारा कम हो गया, तो इसमें इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 10 years और फाइन या फिर बोथ, ठीक है। तो इसमें वो इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ वाली चीज़ हट जाती है अगर प्रूफ हो जाए कि इंटेंशन नहीं है, सिर्फ नॉलेज है। आई होप इट वॉज क्लियर टू यू गाइज। और थोड़ा सा एक बारी रिविजन के लिए यू कैन सी, तो कल्पेबल होमिसाइड जीनस है, मर्डर स्पीशीज़ है, उसके अंडर फॉल करेगा। ये है कल्पेबल होमिसाइड के तीनों एसेंशियल्स, यहाँ पे फिर से एक्सप्लेन्ड हैं। इन एसेंशियल्स में 3 एक्सप्लेनेशंस भी दी हुई है कल्पेबल होमिसाइड की, वो रिवाइज कर लेना। मर्डर में क्या एसेंशियल्स ऐड हो जाते हैं, मर्डर के एसेंशियल्स के केस लॉज हैं, उसके बाद इसमें एक्सेप्शंस हैं। पहले एक्सेप्शंस जो ग्रेव और सडन प्रोवोकेशन है उसके थोड़े और एक्सेप्शंस हैं। KM नानावती वाला केस है इंपॉर्टेंट, बाकी केसेस भी रिवाइज कर लेना। पनिशमेंट मैंने आपको बताई दी है, सेक्शन 302 एंड सेक्शन 304। सो थैंक यू गाइज फॉर लिसनिंग टू मी एंड आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर कुछ भी हेल्प हुई हो, कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना अगर पसंद आया हो। सो थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।